स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ठीक है, तो एल्केन में आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जो एल्केन्स होते हैं ये गैस होते हैं। कार्बन नंबर 5 से लेकर के कार्बन नंबर 17 तक के जो एल्केन्स होते हैं लिक्विड होते हैं। कार्बन नंबर 18 टू ऑनवर्ड्स जितने भी एल्केन होते हैं दे आर सॉलिड। देखिए, स्टेट डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, और आपको मालूम है कि जो एल्केन्स होते हैं वह नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्केन के अंदर सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन होने के कारण ये नॉन पोलर है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वान डर वाल्स फोर्स बनाते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वान डर वाल्स फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, और हम जानते हैं कि वान डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एल्केन्स के साइज बढ़ेंगे, एल्केन के साइज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वान डर वाल्स फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वान डर वाल्स फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका स्टेट क्या होगा, गैस से किधर की तरफ जाएगा, सॉलिड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोअर एल्केन्स होते हैं इनकी साइज छोटी है, साइज छोटी है तो वान डर वाल्स फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वान डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा, वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो इनका स्टेट जो है वो गैस से कहां जाएगा, सॉलिड की तरफ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जो एल्केन्स होते हैं दे आर गैस। ये सब के सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 ये सब के सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और कार्बन नंबर 18 टू ऑनवर्ड्स, इसके ऊपर आगे के जितने भी एल्केन्स होंगे दे ऑल आर सॉलिड। ठीक है, कहां बात हो रही है, ये बात हो रही है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक जो होंगे वो गैस होंगे, 5 टू 17 लिक्विड होंगे, और 18 टू ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये स्टूडेंट कि जितने भी होते हैं एल्केन दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, जितने भी एल्केन्स होते हैं न इनका कोई कलर होता है न इनका कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल। ठीक है, इनका ना कोई कलर होता है नहीं कोई ऑर्डर होता है। दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड पॉइंट अगर यहां हम बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है, चलिए डेंसिटी से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की पहले। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पे एक फैक्टर काम करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक ये कहता है कि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और हम जानते हैं कि एल्केन कार्बन हाइड्रोजन से बना है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण हमारे एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने के कारण ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये वाटर में डिजॉल्व होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है, पोलर होता है ना। वाटर हमारा क्या होता है, पोलर होता है। ये वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस शेप पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज जाएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो वाटर हमारा क्या है, पोलर है, और एल्केन हमारा क्या है, नॉन पोलर है। इसका मतलब कि एल्केन जो होगा हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, हम कह सकते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent, but soluble in organic solvents like benzene, toluene, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड etc। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, वाटर में क्या क्यों नहीं डिजॉल्व होते हैं? क्योंकि वाटर हमारा पोलर है और एल्केन हमारा क्या है, नॉन पोलर है। तो यही रीजन होता है कि वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, अगर थर्ड पॉइंट की बात यहां करते हैं तो हम बात करते हैं डेंसिटी की। देखिए, वी नो दैट कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है वह मास बाई वॉल्यूम होता है। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो मास जो होता है वो मोर डोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। ठीक है, मास जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम वर्क नहीं करता है, वॉल्यूम भी वर्क करता है, वॉल्यूम भी अपना फैक्टर शो करता है, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास थोड़ा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर डेंसिटी जो होगी वो मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो आप देखिए जैसे जैसे इसके होमोलॉगस सीरीज में टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं। अच्छा बताइए होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? हम बोलते हैं कि ऐसे ग्रुप, ठीक है, जिनमें फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं और उनमें CH2 यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो जब एल्केन के होमोलॉगस सीरीज में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो मास बढ़ता है और मास बढ़ने से डेंसिटी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मास बढ़ने से डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मास सेम हो जाए, मास सेम कब होगा बताएंगे? मास सेम कब होता है? जब हमारा एल्केन क्या होगा, आइसोमेरिक एल्केन होगा, मतलब आइसोमर के फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों में देखेंगे तो कार्बन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 10 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, सेम। इसका मतलब ये कौन सा एल्केन है, आइसोमेरिक एल्केन है। तो आइसोमेरिक एल्केन के केस में मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है, तो उस केस में डेंसिटी कैसे हम चेक करेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर आइसोमेरिक एल्केन है तो उस केस में हम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इस एल्केन की, तो ये एल्केन क्या हुआ है, फैला हुआ है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, और वॉल्यूम ज्यादा ही ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहा है, 5 है इसके मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं स्टूडेंट कि अगर आइसोमेरिक एल्केन है तो उस केस में क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है वह ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सरफेस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी के केस में हमारा ये फैक्टर काम करता है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम आ जा रहा है तो उस केस में क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, कम होगा।
जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, CH3 CH2 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 CH3, मान लीजिए एक A है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, B है, और CH3 C CH3 CH3 CH3, ये क्या है? C है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इन तीनों में, A B C में? तो देखिए तीनों में अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? C5H12 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर दो ब्रांच है, तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी जो होगी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, उससे कम B की, और सबसे कम किसकी होगी? A की। तो सबसे ज्यादा होगा C का, फिर उससे कम B का, फिर उससे कम किसका होगा? A का होगा। क्लियर है? तो ये बात हो गई डेंसिटी को लेकर के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट 4, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में यहां पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि एल्केन में कौन सा फोर्स लगता है? वान डेर वाल्स फोर्स लगता है। और वान डेर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है। साइज जितना बड़ा होता जाएगा, वान डेर फोर्स उतना ज्यादा होता जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो रहा है मतलब साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिए कि अगर मेरा मॉलिक्यूलर मास सेम है, अगर एल्केन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है, CH3 CH CH3 CH3, देखिए C4H10 ब्यूटेन, दोनों ब्यूटेन है, यह नॉर्मल ब्यूटेन है, यह आइसोब्यूटेन है। तो अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? तो देखिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, सरफेस एरिया एल्केन का जितना ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अच्छा सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल उतने ही क्या होंगे? कंटेक्ट में आएंगे, उतनी अच्छी पैकिंग होगी। ठीक है, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बनेगा, और अट्रैक्शन जितना अच्छा बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए उसमें कोई ब्रांच निकला हो, तो ये मान लीजिए ब्रांच एक निकल गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा, क्या वो एक दूसरे के साथ अटैच हो पाएगा? नहीं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखिए दोनों में अंतर क्या है? डेंसिटी के केस में ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 5, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ
पैकिंग इफिशियंसी पर भी डिपेंड करता है कि इनकी पैकिंग कितनी अच्छी है। एक माकू दूसरे माकू के साथ कितने इफिशियंसी के साथ, ठीक है, कितनी अच्छी पैकिंग के साथ एक दूसरे के साथ क्या हुए, जुड़े हुए हैं, उस पर मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, या मान लीजिए पेंटेन को भी ले लेते हैं, C5H12, तो ये बस सही बात है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाई देता है एल्केन के केस में। क्या दिखाई देता है कि ये दिखाई देता है कि जो इवन नंबर वाले होते हैं, ठीक है, जो इवन नंबर वाले एल्केन होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, वो अपने अगल बगल जो एल्केन है, अपने अगल बगल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो इवन नंबर वाले एल्केन है, और ये कैसा एल्केन है, ऑड नंबर, ये कैसा है, इवन नंबर, ये कैसा है, ऑड नंबर। तो अगर मैं ऑड नंबर को लेकर देखूं तो जो ऑड नंबर वाला एल्केन होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है अपने अगल बगल इवन नंबर वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होती है, बोलिए, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होती है, कम होती है। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो देखिए मीथेन में तो कोई बात नहीं है, इथेन में कोई बात नहीं है। जब हम प्रोपेन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये प्रोपेन है और ये हमारा ब्यूटेन है, फिर ये हमारा पेंटेन है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये क्या हो गया, 5 कार्बन। 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये क्या हो गया, 5 कार्बन। अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट कि प्रोपेन के केस में यहां पर दोनों जो टर्मिनल एटम है, टर्मिनल एल्किल ग्रुप, एक दूसरे के आमने सामने है, और आमने सामने होने के कारण यहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है, मोर रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि इवन नंबर वाले के केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल एल्किल ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट होने से क्या होता है कि यहाँ पर लेस रिपल्सन होता है, और लेस रिपल्सन होने के कारण थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये तो सही है कि मीथेन का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जो उससे ज्यादा जो होता है C3H8 का होगा, और C3H से भी ज्यादा किसका होगा, C2H6 का होगा। मतलब प्रोपेन से, ठीक है, प्रोपेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है, ये जो प्रोपेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्लियर है, या इथेन से क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि प्रोपेन के केस में यहाँ पर क्या है, रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन होने के कारण क्या होगा कि स्टेबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और ब्यूटेन के केस में क्या है, लेस रिपल्सन है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वही हम ये कह सकते हैं कि जो अगर मान लीजिए पेंटेन है, ठीक है, और पेंटेन और ब्यूटेन के केस में अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेन की मेल्टिंग पॉइंट जो होगी, ठीक है, वो पेंटेन से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आपने ये कहा कि सर एल्केन जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, और आप ये भी जानिए कि जो जितने भी एल्केन्स होते हैं उन सबकी जो डेंसिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी एल्केन होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। जो एल्केन होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। तो अगर एल्केन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है और एल्केन वाटर में सॉल्युबल है नहीं, तो ये क्या करेगा, अगर आप एल्केन को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सिंक करेगा या सरफेस पे वेट करेगा, सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा, और वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं। क्लियर है सबको? तो ये हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ एल्केन। क्लियर है? इसको राइट डाउन कर लीजिए,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। थैंक यू स्टूडेंट।